प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर के पुनः आपको सचवी पद्धति एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है। सचिव को पदमुक्त करना। सचिव को किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है, यह आज का हमारा टॉपिक है। डिसमिसल ऑफ ए सेक्रेटरी। किसी सेक्रेटरी को अगर डिसमिस करना है, उसको उसके पद से हटाना है, तो किस तरीके से उसको हटाएं। अगर पूर्व की क्लास की बात करें तो हमने आपको बताया था, पूर्व की क्लास का जो टॉपिक था वह था कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, कंपनी सचिव की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। उसमें कई तथ्यों पर हमने आपको चर्चा की थी। तो इस कल का टॉपिक था सचिव की नियुक्ति और आज का है कि उसको उसके पद से किस प्रकार से हटाया जाए, कौन कौन से रीजन, कारण, परिस्थितियाँ होंगी जिनके आधार पर कंपनी सचिव को उसके पद से डिसमिस किया जाएगा। वो उन तथ्यों को आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है आपका SPOA, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये सब्जेक्ट है आपका। ये थ्योरी का पेपर है। इसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको ये आंसर एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो आप विस्तार से इनको समझिए और विस्तार से लिखने की आदत डालिए। नोट्स आप बनाइए, असाइनमेंट अपने बना सकते हैं आप, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर वो आपके काम आ सके। तो नोट्स तैयार जरूर करें। तो कल के टॉपिक में हमने आपको नियुक्ति के बारे में बताया था। तो नियुक्ति किन के माध्यम से हो सकती है, जैसे प्रवर्तकों के द्वारा। तत्पश्चात हमने आपको बताया था कि अंतर नियमों के अधीन अगर उसमें पहले से वर्णन कर दिया गया है कि हमारे कंपनी का सचिव कौन होगा, तो अंतर नियमों के अधीन सचिव की नियुक्ति हो जाती है। उसके पश्चात संचालकों के द्वारा भी कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है। जब उनकी मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वहाँ पर भी कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है। उसके पश्चात संचालकों की नियुक्ति जो है वो सचिव के रूप में भी हो सकती है। संचालकों की नियुक्ति भी कंपनी सचिव के रूप में की जाती है। उसकी परिस्थितियाँ हमने आपको कल बताई थी कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 है, उसमें ये दिया हुआ है कि वैसे जनरली तो नहीं करते, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी विशेष स्थिति में हम विशेष प्रस्ताव पारित करके उसको कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो तो वहाँ पर उसे कंपनी सचिव के पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिए। खास तौर से बताया गया था कि कंपनी में 2 ही संचालक हैं, 2 संचालक कंपनी को रन कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके पश्चात में मैंने बताया था कि एक अगर व्यक्ति है और एक से अधिक कंपनी सचिव के पद पर है, तो वो किस प्रकार से सचिव के पद पर आसीन हो सकता है, किन कंपनियों को उसको छोड़ना पड़ेगा, इन बारे में हमने बताया था। तो कई जानकारियां हमने दी, जैसे प्रवर्तकों के द्वारा, अंतर नियम के द्वारा, संचालकों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपनी सचिव को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके पश्चात भी कंपनी सचिव का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं और जिन कंपनियों में कंपनी सचिव नियुक्त करना अनिवार्य है, तो उसके पश्चात में जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, उसमें दखल करके अपना कंपनी सचिव खुद नियुक्त करती है। ये भी तथ्य आपको जानना चाहिए।
तो आपने ये थोड़ा सा यदि पूर्व की क्लास नहीं अटेंड की है किसी कारणवश, तो आप उस क्लास की जो यूट्यूब पर जो लिंक है उस पर जा कर के आप उसको एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सचिव को उसके पद से मुक्त करना, डिसमिस करना, डिसमिसल ऑफ ए सेक्रेटरी। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो है तरीका कि किस प्रकार से आप सचिव को, कंपनी सचिव को हटा सकते हैं उसके पद से। नोटिस देकर पद से मुक्त करना, नोटिस देकर पद मुक्त करना, यह आज का हमारा टॉपिक है। पहला जो हमारा है इस तरीका कि सचिव को किस तरीके से हटा सकते हैं, पहला है नोटिस देकर पद मुक्त करना। नोटिस देकर पद मुक्त करना। नोटिस किस प्रकार से कि यदि आप चाहते हैं कि हम हमारी संस्था में जो कंपनी सचिव है, अब उसके स्थान पर हम किसी अन्य सचिव को नियुक्त करना चाहते हैं, तो आपको एक नोटिस आपको पहले ही कंपनी सचिव को कुछ दिन पूर्व आपको प्रेषित करना होगा, उसको सौंपना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप कंपनी सचिव को उसके स्थान से हटा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि कितने दिन पहले नोटिस देना है, तो इसके संबंध में यदि आपने कोई अनुबंध किया है, अनुबंध कर रखा है अनुबंध पत्र पर कि इतने दिन पहले यदि आपको हटाना है तो हम कितने दिन पहले आपको सूचना देंगे, तो वहाँ पर आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। जिस प्रकार से अनुबंध में वर्णन किया गया है, लिखित रूप में दर्ज है, उसी के आधार पर उसको नोटिस देना है। तो जो और अनुबंध में जो शर्तें की गई हैं, उन शर्तों के अनुसार ही उसको उसके पद से हटाना है। यदि अनुबंध में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस तरीके से उसको हटाना है, तो आपको पदमुक्त करने की उचित सूचना देनी चाहिए। कितने समय की सूचना उचित मानी जाए, यह परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है ना, कि कैसी परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, ये उस पर भी निर्भर कर दिया। यदि सचिव को पदमुक्त की उचित सूचना नहीं दी जाती है, तो वह भी कंपनी सचिव जो है अन्य कर्मचारियों की तरह क्षतिपूर्ति का अधिकार उसको होगा। जैसे नोटिस उसको प्रीवियर नोटिस नहीं दी गई है, पहले से नोटिस नहीं दी गई है, और उसको कह दिया गया कि आप कल से नहीं आना है, आपको सचिव के पद पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करेगा, तो वो दावा कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक अधिकार होता है, जैसे अन्य एम्प्लॉइज के पास अधिकार होता है, तो कंपनी पे दावा करेगा और उससे जो उसको क्षति होगी उसकी भरपाई कंपनी सचिव को करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो अनुबंध में पहले से ही वर्णन किया गया है कि कंपनी सचिव को कितने दिन पूर्व नोटिस देना है, उसको उसका पालन करना है। साथ ही साथ जो अन्य शर्तें भी उसमें निहित की गई हैं अनुबंध में, उन शर्तों का भी पालन करते हुए कंपनी सचिव को उसके पद से हटाने की कार्रवाई को करना है। अन्यथा की स्थिति में यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कंपनी सचिव को ये अधिकार दिया गया है, ये अधिकार है, अधिकार सिर्फ कंपनी सचिव को ही नहीं है, सभी एम्प्लॉइज को होता है। ये सभी व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया है कि वह इसके लिए आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं
अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये तो समझ गए कि यदि आप समय से नोटिस नहीं देते हैं तो वो दावा कर सकता है। अब इसके पश्चात में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तरीका हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जाता है। दूसरा है इसमें अयोग्य होने पर। अयोग्य होने में फिर कौन सी? अस्थायी अयोग्यता के कारण। अस्थायी अयोग्यता के कारण भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अब अस्थायी अयोग्यता से आपका क्या अभिप्राय है? एक तो होती है योग्यता, स्थायी योग्यता, एक अस्थायी योग्यता। अब स्थायी योग्यता ऐसी है कि जो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी हमारे पास में, अगर वो आप नहीं है तो आप उससे पहले आप उस पद पर रह ही नहीं सकते, उस पद पर आपकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और एक अस्थायी होती है जो आप रहते रहते आप सीख लेंगे, आप जानकारी हासिल कर लेंगे। तो जानकारी लेवल की जो योग्यता है वो आपकी अस्थायी, एक दो दिन आप वर्क करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अब स्थायी अयोग्यता में कौन सी योग्यता आती है कि जो बताया गया है कंपनी अधिनियम, और कौन सा अधिनियम? भारतीय कंपनी अधिनियम। भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 में इसका वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर व्यक्ति ऐसी कंपनी में कंपनी सचिव के पद पर है जहां पर उसको कंपनी की जो पूंजी है, जो कैपिटल है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए। और नेक्स्ट दूसरा बताया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरीज ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर लंदन का सदस्य होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर लंदन का सदस्य होना चाहिए। जब आपके पास में यह दो योग्यताएं हैं तो आप जिनकी पूंजी कम है, टर्नओवर ज़्यादा है, उस कंपनी में कंपनी सचिव के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो यह जो योग्यता है ये हमारी स्थायी योग्यता है, और ये अगर आपके पास में नहीं है तो ये आपकी स्थायी अयोग्यता बन जाती है। आप योग्य ही नहीं हो कंपनी सचिव के पद पर बैठने के लिए, आवेदन करने तक के लिए आप योग्य नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके अंदर ऐसी अयोग्यता है, स्थायी योग्यता है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम में योग्यता निर्धारित की गई है, अर्हता निर्धारित की गई है, यदि आप उसके अंतर्गत नहीं आते हो, आपने पढ़ाई नहीं की है, वहाँ की सर्टिफिकेशन आपके पास में नहीं है, मेंबर आप वहाँ के नहीं हो, तो आपको कंपनी सचिव के पद से हटाया जा सकता है। इसलिए ऐसे सभी कंपनी सचिव उन्हीं को नियुक्त किया जाता है कंपनी के सचिव के पद पर, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 में वर्णित समस्त योग्यताओं को पूरा करते हैं, उनको रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। तो आपने देखा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर ज़्यादा है उनके लिए योग्यता अलग अलग हमने आपको बताई थी। ठीक है, जिनकी पूंजी जो है पूंजी ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा क्या है जिनकी पूंजी कम है। दोनों के लिए योग्यता बताई गई है। तो इसमें थोड़ी सी कम लेवल की आप कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा हाई लेवल, हाई रैंक के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पूंजी वाले में कंपनी सचिव बनना है तो आपको अच्छी जानकारी, सर्टिफिकेशन वहाँ का होना चाहिए, तभी आप कंपनी सचिव के पद पर कार्य कर सकते हो। लेकिन
यदि आप योगी इतना नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास में एमकॉम की डिग्री है, वकालत की डिग्री है आपके पास में, डिप्लोमा है मैनेजमेंट में आपके पास में डिप्लोमा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट का के आप सदस्य हो, तो आप इन कम पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी सचिव बन सकते हैं। तो यदि आपके पास में इनमें से कोई भी योग्यता नहीं है और तो आपको कंपनी सचिव के पद से हटना ही पड़ेगा, वहाँ से आपको कंपनी का पद छोड़ना पड़ेगा, कंपनी सचिव का पद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक रीजन मैंने आपको पहले बताया कि नोटिस दे करके आपको हटाया जा सकता है, प्रीवियर नोटिस दे करके। आप योग्य हो, पद पर हो और आपको कंपनी हटाना चाहती है तो आपको जो अनुबंध हुआ है उसके आधार पर हटा सकते हैं। दूसरा है स्थायी अयोग्यता है आपके अंदर, तो आपको ये हटना पड़ेगा यदि आप क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते हो तो। नेक्स्ट है आपका, यदि आप यदि आप गुप्त लाभ कमाते हो, आपने जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गलत तरीके से कंपनी से पैसा वसूल करके उसे छिपाते हो, रखते हो अपने पास में, तो अगर ऐसा पता चलता है कि आप यदि इन कार्यों में लिप्त हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सचिव को जो कंपनी रखती है तो उसको वो पेमेंट करती है, पैसा देती है सैलरी के रूप में, उसको अन्य भत्ते दिए जाते हैं। उसके बाद भी यदि कोई कंपनी सचिव गुप्त लाभ कमाता है, कोई गलत तरीके से पैसा अर्जित करता है कंपनी का, उसको फ्रॉड तरीके से काम करता है उसमें, तो जब कंपनी को इन मामलों का पता चलता है, उसके संज्ञान में आता है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसके लिए एक कोर्ट में केस भी किया गया था, उनका नाम था मोकीस केस। मोकीस केस है। इस केस में यह निर्णय आया था कि यदि कंपनी सचिव गुप्त लाभ कमा रहा है, पैसा अर्जित कर रहा है, तो उसको उसके पद से उसे बिना नोटिस दिए, नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है, है ना, बिना नोटिस दिए ही उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा, उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कल से नहीं आना है। और यदि वो इन मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसके पश्चात भारतीय कंपनी अधिनियम में जो शर्तें, कानून, नियम दिए गए हैं उनके अनुसार उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, अब इसके पश्चात में देखते हैं नेक्स्ट है अनुबंध के खत्म होने पर। अनुबंध के खत्म होने पर भी कंपनी सचिव को
उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाए जाने का मतलब उसे सिर्फ नोटिस देने से बताना है कि आपका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, क्योंकि हमने ऐसा अनुबंध किया था। अनुबंध का मतलब है कि पहले से ही नियम शर्तें और जो कार्यकाल होता है इसमें फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, कार्यकाल निर्धारित होता है। निर्धारित होने से क्या अभिप्राय है कि उसमें जो अनुबंध किया गया था, जो पैक्ट है, समझौता है, जो लिख करके रखा जाता है एफिडेविट पर साइन करके, दोनों का हस्ताक्षर करके, उसमें कार्यकाल निर्धारित है। कार्यकाल के साथ साथ अगर उसको कोई एक अन्य परिस्थितियां आ जाती हैं, उसको उसे हटाना पड़े, तो उसमें नोटिस कितने दिन पहले देनी है, नोटिस कितने दिन पहले देनी, ये भी वर्णन है। और अन्य शर्तें भी, इसमें उल्लिखित होती है। अन्य शर्तें से उसका वेतन है, उसके भत्ते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र, सब उसमें उसका वर्णन किया जाता है। तो जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, तो निर्धारित कार्यकाल उसमें अनुबंध में लिखा गया है, जो समझौता है कंपनी का और कंपनी सचिव का, उन समझौतों में जब उसका कार्यकाल, कार्य की जो सीमा है 5 साल, 10 साल, 7 साल जो भी हो सकती है, उसके पश्चात उसको एक सूचना दी जाएगी। और यदि आप आगे भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट अनुबंध में उसको अपने वहाँ कर सकते हो। लेकिन यह एक माध्यम है कि अनुबंध के खत्म होने पर आप उसको उसके पद से हटा सकते हो, पद मुक्त कर सकते हो। अब अनुबंध में मैंने बताया कि क्या निर्धारित होता है, उन शर्तों को अगर वो मानता है, फॉलो कर रहा है, तो आप उसके आधार पर उसको उसके पद से हटा सकते हैं। तो अनुबंध के खत्म होने पर भी कंपनी सचिव को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यों के संतुष्ट ना होने पर। कार्यों से संतुष्ट ना होना, आप तो यदि कंपनी के जितने संचालक मंडल है, मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो यदि कंपनी सचिव के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, वो देख रहे हैं उसका कार्य करने का जो तरीका है वो समझ में नहीं आता है, त्रुटियां करता है, कमियां हैं बहुत सारी, समय से पंक्चुअल नहीं है, अन्य प्रकार के इसमें हो सकते हैं, है ना, योग्यताएं नहीं है, अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो कई तरीके के इसमें कार्य हो सकते हैं। तो यदि संचालक मंडल संतुष्ट नहीं है, तो यदि वो चाहे या फिर उसको वो पहले कोई नोटिस दे करके उसके कार्यों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में उसे अवगत कराए, फिर यदि वो उसमें सुधार नहीं करता है तब उसे हटाया जा सकता है। और उसके पश्चात यदि वो नहीं मानता है तो अंत में फिर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कारण आपने देखे, कई कारण मैंने आपको बताए, इसमें से एक है कार्यों से संतुष्ट ना होने पर। तो थोड़ा सा रिवाइज आप कर लो।
पहला हमने आपको कौन सा कार्य बताया, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और चौथा। ये आप साथ साथ थोड़ा सा ये आप रिवाइज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई ना समझने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो पहला मैंने आपको बताया था नोटिस दे करके, नोटिस किस तरीके से देंगे ये भी समझा था। पहला था नोटिस दे करके, दूसरा था स्थायी अयोग्यता होने पर, स्थायी अयोग्यता होने पर। नेक्स्ट था गुप्त लाभ कमाने पर, नेक्स्ट हमने आपको बताया कि कार्यों से यदि संतुष्ट नहीं है, कंपनी सचिव के कार्यों से यदि वहाँ का संचालक मंडल संतुष्ट नहीं है तो वह उसको नोटिस दे करके उसके पद से हटा सकता है, उसे मना कर सकता है कि आपको अब कंपनी सचिव के पद की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है बैठकों का समय से आयोजन ना करना। क्योंकि कंपनी सचिव का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह समय से जितनी भी बैठकें होती है, चाहे वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडलों की बैठक हो, चाहे अंशधारियों की बैठक हो, या फिर ऋण पत्र धारियों की बैठक हो या फिर अन्य मेंबर्स की बैठक हो, यदि वह इन सभी में डिले करता है, इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। जब कंपनी सचिव ही जो एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, वह अपने कार्यों का निर्वहन समय से नहीं कर रहा है, बैठकों का संचालन समय से नहीं कर रहा है, तो जो संचालक मंडल है उनको सूचना समय से नहीं मिलेगी और जो अंशधारी हैं उनको यदि अपने किसी अंश से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे भी अंशों का निर्धारण करना हो, सचिव का काम है अंश निर्धारित करना, तो अंशों का निर्गमन का अगर कार्य है वो नहीं कर रहा है, वो अंशधारियों से संबंधित, अंशों का आवंटन नहीं कर रहा है ढंग से, लाभांश का वितरण नहीं करता है, तो आप देखिएगा इनसे संबंधित इशू है तो और साथ में बैठक भी नहीं हो रही है, तो फिर किस तरीके से कंपनी सचिव कार्य करेगा।
तो कहने का मतलब है उसका कार्य जो है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, ना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ये जरूरी है कि कंपनी सचिव को उसके पद से ही हटा दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, उसको उसके पद से ही मुक्त कर दिया जाए। तो हमने आपको परिस्थिति बताई कि यदि वो बैठकों का समय से आयोजन नहीं करता है तो संचालक मंडलों के द्वारा एक नोटिस दे करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, उसको उसकी सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है। अब इसके पश्चात हम आपको फिर कुछ आगे बताने का प्रयास करते हैं। बिना नोटिस देकर पद मुक्त करना, बिना नोटिस देकर पद मुक्त करना। तो वो कौन कौन से कारण हैं कि तब बिना नोटिस दिए उसको उसके पद से मुक्ति दी जा सकती है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें है सचिव द्वारा कर्तव्य भंग करना, कोई भयानक लापरवाही करना, बेईमानी करना, नैतिक गिरावट। कर्तव्य भंग करना, बेईमानी करना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, वो व्यक्ति अपनी नैतिकता के मूल्यों से अगर गिर जाता है, उसके अंदर जो नैतिकता जो मोरल्स है उसके अगर वो वही भूल जाता है कि हम कंपनी सचिव के पद पर हैं, तो हमारे पद की गरिमा क्या है, हमको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखता है, नैतिकता के जो गुण हैं वो उनके अंदर नहीं है, उनका अभाव है, तो उसे बिना नोटिस दिए, बिना प्रीवियर इंफॉर्मेशन के उसको मना किया जा सकता है कि आप सचिव के पद से मुक्त हो चुके हैं। कर्तव्य भंग करता है। कर्तव्य भंग करने का अभिप्राय यह है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 में कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वह उन ड्यूटीज का पालन नहीं करता है, तो आप कहेंगे कि उसने कर्तव्य भंग किए हैं, अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा है, तो आप उसे बिना प्रीवियर नोटिस के हटा सकते हैं। लापरवाही करता है, भयंकर लापरवाही मतलब अक्षम्य लापरवाही जिसकी क्षमा याचना भी नहीं की जा सकती है। जैसे लापरवाही अभी हमने बताया था कि उसका कार्य है कि संचालक मंडलों की मीटिंग को बुलाना, अंशधारकों की मीटिंग को बुलाना,
संबंधी कार्य, इनकम टैक्स संबंधी कार्य, अगर अन्य और जितने भी वर्क्स होते हैं, जितने लीगल वर्क होते हैं, वैधानिक कार्य होते हैं, उनका अगर कोई टैक्स जमा होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई वो कार्य नहीं करता है या संस्था के स्थापना के समय जितने भी डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, यदि वहाँ पर भी वो लापरवाही करता है जो कि उसका मुख्य कार्य था और वो यदि अपने मुख्य कार्यों से विमुख हो रहा है, नहीं पूरा कर रहा है, तो आप कहेंगे उसको वो लापरवाही, अक्षम्य लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी की स्थापना की जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स इनका निर्माण किया जाता है। इसमें पूरा ब्यौरा कंपनी का दिया होता है। यदि वो उन सब में भी त्रुटि करता है, कमियां रखता है, तो आप समझ लो कि उस सचिव को सचिव के पद से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनका उसे ज्ञान नहीं है और वह उनका पालन करने में अक्षम है। तो उस कंडीशन में उसको बिना नोटिस दिए उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है बेईमानी करना। बेईमानी करने का मतलब ये है कि यदि एक शेयर आपका है और एक शेयर दूसरे का है, आप यदि किसी के दूसरे हिस्से को भी अपना मान लेते हैं, जबरन आप उस पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं, चाहे आप उसको चोरी कर लें या उसे गुमराह करके हासिल कर लें, तो वो आपका बेईमानी करना कहलाता है। बेईमानी की श्रेणी में वो आपका आता है। तो यदि कंपनी सचिव के द्वारा कंपनी में किसी प्रकार की बेईमानी की जाती है, मक्कारी की जाती है, पैसा अर्जित किया जाता है, गलत तरीके से पैसा अर्जित किया जाता है या गलत रिकॉर्ड दर्शा करके पैसे को हासिल किया जाता है, तो वो आपका कहलाएगा बेईमानी करना। बेईमानी की श्रेणी में वो आपका अंकित होगा। और इन सब में अगर वो लिप्त है तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 में इनके लिए जो दंड का प्रावधान है, उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको पद से तो हटा ही दिया जाएगा। पद मुक्त तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन पद मुक्त करने से एक मैसेज नहीं जाता है, साथ ही साथ उस पर एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में जितने भी ऐसे कंपनी सचिव हैं उनको उनसे सीख मिले, नसीहत मिले कि ऐसे यदि कोई जघन्य अपराध आदमी करता है, क्योंकि कंपनी सचिव का पद बहुत ही गरिमामय पद होता है, पूरी संस्था उसके कंट्रोल में होती है, तो उसके द्वारा इस प्रकार के लापरवाही भरे कार्य नहीं किए जाने चाहिए। तो यदि वह इन कृत्यों में लिप्त पाया जाता है, चाहे वो अपना कर्तव्य भंग करता है या फिर नैतिकता के जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है, यदि वो उनमें भी अक्षम होता है, उन कार्यों में उनको पूरा करने में असमर्थ है, बेईमानी करता है, लापरवाही करता है, तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कंपनी सचिव के लिए योग्य नहीं है। और ऐसे तो अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया था योग्यता के बारे में। एक तो स्थायी योग्यता है ना, और एक अस्थायी है ना, इनके बारे में हमने आपको अभी बताया था। तो स्थायी योग्यता में आपको हमने कहा था कि जो क्वालिफिकेशंस कंपनी अधिनियम में निहित है, वो योग्यताएं आपकी जो है वो स्थायी योग्यता है, वो आपके पास में होनी ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो योग्यताएं आपकी अस्थायी योग्यताएं कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी सचिव को किन किन मुद्दों के अंतर्गत उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट था डिस्क्वालिफिकेशन का, इसको हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया। अब इसके पश्चात हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट है अनियमितताओं के कारण, अनियमितताओं।
अनियमितताओं के कारण। अगर वो उसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं तो आप कहेंगे कि वो व्यक्ति इरेगुलर अगर है, इरेगुलरिटीज उसके अंदर है और वो काम अच्छी तरीके से नहीं करता है। इरेगुलरिटीज शब्द आप देखेंगे कि ये रेगुलर शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब होता है नियमित। नियमित का मतलब है कि जो प्रत्येक कार्य को अपने समय से पूरा करता है, जो उसकी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बायलॉज के अकॉर्डिंग, भारतीय कंपनी अधिनियम में दिए गए नियमों के तहत जो कार्य करता है वो आपके कार्य सभी नियमित कार्यों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन उन नियमों से बाहर जाकर के काम करता है तो आप कहेंगे कि वो जो काम कर रहा है वो उसके अनियमित कार्य हैं, नियमित कार्य के अंतर्गत उसके कार्य नहीं आते हैं। चाहे वो फ्रॉड के कार्य हों, चाहे उसके बेईमानी के कार्य हों, चाहे उसके लापरवाही संबंधी कार्य हों, या अन्य प्रकार के जितने भी उसके कार्य हैं वो उसके अनियमित कार्य हो सकते हैं, अनियमितताओं की श्रेणी में आने वाले कार्य हैं। तो यदि वह इस प्रकार के कार्य करता है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप उसको उसके पद से हटा सकते हैं, उसके पद से उसको मुक्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप उसको उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ से उसको मुक्त कर सकते हैं। तो अनियमितताओं के कारण भी हम कंपनी सचिव को उसके पद से हटा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम कंपनी सचिव को उसके पद से पदमुक्त करते हैं। पहला कारण हमने आपको बताया, नोटिस देकर पदमुक्त करना। दूसरा था स्थायी अयोग्यता के कारण। नेक्स्ट हमने बताया था अनुबंध खत्म होने पर। नेक्स्ट था गुप्त लाभ कमाने या अर्जित करने पर। उसके पश्चात समय से बैठकों का आयोजन न करने पर। उसके पश्चात कार्यों से संतुष्ट ना होने पर। नेक्स्ट था बिना नोटिस देकर। उसके पश्चात अनियमितताओं
अनियमितताओं के कारण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंपनी सचिव को किस तरीके से उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, उसकी सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप होता है। फिर कल आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होते हैं।